क्यों आरबीएससी वालों हिला दिया ना। सीबीएसई का पेपर हार्ड आता है, सीबीएसई का पेपर हार्ड आता है, सीबीएसई का पेपर हार्ड आता है। मैंने तो आज तक एक ही बात सुनी थी। इस बार का पेपर देख के ये बात समझ में आ गई कि हम भी टक्कर में आना स्टार्ट हो गए। हालांकि ये बात अक्टूबर या सितंबर के आसपास पहले भी डिसाइड हो चुकी थी कि इस बार जो आरबीएससी का पेपर बनेगा वो सीबीएसई के ही तर्ज पे बनेगा। बहुत बढ़िया पेपर है। और अगर आप यहां तक पहुंचे हो वीडियो का एनालिसिस देखने के लिए, तो मेरे को लगता है 2-4 जगह आप पहले भी एनालिसिस देख के आए होंगे। नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बिना नाम लिए मेरे से रुका भी नहीं जाएगा। कुछ बड़ी ऐसी कोचिंग है अपने राजस्थान में जिनका किसी का नाम तो यू से स्टार्ट हो रहा है, किसी का नाम पी से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्टिवों के आंसर टीचर गलत बताने लग रहा है, तो फिर बच्चे बेचारे कहां से सही करेंगे। अगर आपके 56 में से 50 मार्क्स बन रहे हैं आज के पेपर में, तो मैं चैलेंज करता हूं आपका पेपर बहुत बढ़िया गया है। आपके टीचर से नहीं हो रहे इतने क्वेश्चन, असली बात तो ये है और प्रूफ है। जाओ सर्च करो, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं 10 ओनली ऑब्जेक्टिव, 3 क्वेश्चन गलत किए बैठी है दोनों कोचिंगें, और बहुत बड़ी कोचिंग है अपने आप में। चलिए हम भी देख लेते हैं थोड़ा सा एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सही है यहाँ पे आंसर, तो अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो बिल्कुल ठीक पहुंचे हो। स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में रहूंगा ताकि बहुत अच्छे से आपको पेपर दिख सके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम के दो चार्ज थे, चार्ज बोले तो आवेश, दोनों एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं? 20 सेंटीमीटर। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं, उनका रेशियो कितना होगा? 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड, उनका परिमाण बराबर होता है। 9th और 11th में ग्रेविटेशन के नाम से आता है, ये गुरुत्वाकर्षण के नाम से। और 12th में यही किसके नाम से आ जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत। इसका मतलब अगर Q1 और Q2 होते तो जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाता, Q2 भी Q1 पे उतना ही लगाता। क्यों? क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे 1:1। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। द ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखिक आवेश घनत्व का यूनिट, मात्रक। रेखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या होता था? लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज का मतलब कुलाम, और लेंथ का मतलब, लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर। तो यह आएगा कुलाम पर मीटर। ओके, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री एंगल बनाते हैं? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। लंबवत बोले तो परपेंडिकुलर। ऐसा ही तो कुछ डायग्राम था। हाँ, एक गोला और बनाना चाहो तो बना सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। हमने कहा था ये तो है समविभव पृष्ठ, और ये जो जा रहा है ये है ई वेक्टर, और ये इसके कितने डिग्री पे होता है? हमेशा 90 डिग्री पे होता है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है। परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होते हैं? जो प्योर इंसुलेटर होता है उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक, मतलब जिसमें करंट बिल्कुल भी ना जाए उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। यहां अगर देखा जाए तो मेरे पास अचालक लिखा हुआ है, नॉन कंडक्टर, इसी को क्या बोलते हैं अपन? डाई इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट आया पेपर, पेज खत्म। नेक्स्ट मेरे पास है एक बैटरी। उस बैटरी के लिए जो ईएमएफ है, ईएमएफ बोले तो विद्युत वाहक बल, वो कितना है? 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो आंतरिक प्रतिरोध, वो कितना है? स्मॉल आर, वो है 0.5 ओम। और ईएमएफ का मतलब क्या है? ईएमएफ का मतलब ई, 10 वोल्ट। तो बताओ करंट कितना होगा? क्या ई और स्मॉल आर के बीच में कोई रिलेशन आपको याद आ रहा है? बिल्कुल, रिलेशन था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? मेरे को कह रहा है विद्युत धारा का मान बताइए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बताइए। अगर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चाहिए मेरे को, इसका मतलब आई आर को इधर भेज दो। इधर कितना आ जाएगा? ई माइनस वी। सही चल रहा हूं? ठीक चल रहा हूं। और अपॉन में कुछ नहीं है, आई की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो अपॉन में आ जाएगा आर। ई की वैल्यू कितनी थी?
अगले ने कहा कि एक्यूमुलेटर जो बैटरी है उसका ईएमएफ, उसका विद्युत वाहक बल 10, वोल्टेज है ही नहीं, आर की वैल्यू कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, 10 में 0.5 का डिवाइड कर दो, मतलब 10 में 1/2 का डिवाइड कर दो, वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 20 बोले तो सी आंसर आएगा इसका। और आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय जो क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये कि मेरे को सीधा ये पिच दिख रहा है, चूड़ी अंतराल, फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूं। ऐसा कुछ करके हमने पढ़ा था, तो ये जो दो के बीच की डिस्टेंस थी ना, इसी को हमने कहा था एक्स पिच, वही है। नेक्स्ट, अतिचालक पदार्थ पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। एक्चुअल में मैंने और एक दो बार कुछ पीडीएफ देखी थी जिसमें यह था कि आरबीसी से क्या क्या हट चुका, तो वहां पे भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ था कि सेमीकंडक्टर, सॉरी सुपर कंडक्टर जो होते हैं बोले तो अतिचालक, ये हट गए। हाफ ईयरली के अंदर पहले ही अगलों ने मॉडल पेपर में अतिचालक का क्वेश्चन इसलिए डाला था कि सबके ये बात क्लियर हो जाए कि अतिचालक है। और वैसे मैं बता दूं कि जो अतिचालक होते हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, तो बेसिकली जो इस तरह का पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र से क्या जाता है, दूसरी साइड जाता है, उसको प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी साइड कौन जाता था, डाई, बोले तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन जिसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो अगर मैं बात करूं ईएमएफ की, तो जो ईएमएफ होता है, कहा क्या है इसने, चलो बता भी देता हूं मैं। इसने बोला कि 10 स्पोकों वाला एक साइकिल का पहिया है, 10 स्पोक्स है, साइकिल का एक पहिया है जिसको घूमने की जो दर है वो 2 चक्कर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में जो चक्कर लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज। ओके, उसके बाद ये कह रहा है कि उस टाइम पे जो ईएमएफ बनता है, उस टाइम पे जो विद्युत वाहक बल बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है ई। अब वो कह रहा है कि स्पोकों की संख्या डबल कर दी जाए। अगर स्पोकों की संख्या डबल कर दी जाए तो विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो देखो विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वो स्पोकों के नंबर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है विद्युत वाहक बल ई ही होगा। लेकिन उसने साथ में हमें क्या बोल दिया, उसने साथ में हमें फ्रीक्वेंसी भी दे दी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सोल्व करना चाहूं तो मुझे यह भी पता है कि जब कोई रोड घूमती है तो घूमने के कारण इंड्यूस ईएमएफ कितना होता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा की जगह लिखा जा सकता है 2πf। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी डबल कर दूं तो फिर अपने पास ईएमएफ जो है वो डबल भी हो जाएगा। तो सर दोनों में से सही किसको माने, ये तो देखो आरबीएससी बताएगी दोनों में से सही किसको माने, लेकिन मैंने आपको दोनों तरीके से इसके आंसर बता दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई एक ही आंसर एग्जैक्ट किया जाए तो मैं तो इसी को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि स्पोक के नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कभी भी ईएमएफ। नेक्स्ट, नहीं है क्या, इतना ही है। स्वयं प्रेरकत्व को क्या कहते हैं, जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, जड़त्व, इनर्शिया। ये बात बहुत बार सुन चुके। एक तो है आरएमएस वैल्यू, आरएमएस, और एक है शिखर मान। शिखर मान बोले तो पीक वैल्यू। ये कह रहा है दोनों का रेशियो बताओ, रेशियो कितना होगा। आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता था, आई आरएमएस का फॉर्मूला होता था आई नोट अपॉन √2। अगर आई आरएमएस और आई नोट दोनों का अनुपात चाहिए तो कितना आएगा, 1/√2, 1/√2। और आगे बढ़ते हैं। रिमोट नियंत्रकों में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखो मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर, आप चाहो तो जाके चेक भी कर सकते हो, अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का 1 शॉट डाला था।
और उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से एग्जैक्ट यही वर्ड बोले थे कि हमारे घरों में जो रिमोट होता है, उस रिमोट को जब अपन बटन दबाते हैं तो होता क्या है, उसके अंदर से रेड कलर की लाइट जो होती है वो ग्लो करती है। रिमोट के आगे जो छोटी सी लाइट जलती है वो रेड कलर की होती है। रेड का मतलब क्या है, इंफ्रा रेड। तो उसका मतलब रिमोट जो होते हैं इनके अंदर इंफ्रा रेड। ये भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सूक्ष्म तरंगें कह रखा है, और मैं दावे से कह सकता हूं ये सूक्ष्म तरंगें नहीं है। ध्यान रखना इसका पर्सनली। नेक्स्ट, एक बाल्टी है, उस बाल्टी में जो जल है वो 24 सेंटीमीटर हाइट तक भरा हुआ है। अगर जल का अपवर्तनांक बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो तो आभासी गहराई कितनी होगी? देखो आभासी गहराई कितनी होगी, जो वास्तविक गहराई है उसके अपॉन में लगा दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके अपॉन में लगा दो अपवर्तनांक। ओरिजिनल कितनी थी उसकी डेप्थ? उसकी ओरिजिनल डेप्थ थी 24, और डिवाइड कितने से कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया 4/3। तो 4 तो रह गया यहां और 3 पहुंच गया मल्टीप्लाई में। इसको इससे काटो, कितना आएगा? 4 6 जा 24, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? 18। तो उसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 18 सेंटीमीटर। था सेंटीमीटर ही पड़ा है, मीटर में अपन ने चेंज किया भी नहीं है इसको। इतना ही था, इतना ही था। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ तो। हालांकि ये इजी क्वेश्चन पूछना भी कृपाई थी इस बार तो। बाकी पेपर का लेवल कुछ इस तरह का बनाया है कि 1 महीने कम करने के बजाय चाहे 1 महीने और बढ़ा लो तो भी 100 आउट ऑफ 100 बच्चों के नहीं आएंगे। मैं रिव्यू पढ़ के आया हूं बहुत अलग अलग जगह पे। हाँ, ये ग्राफ देखा था क्या? जब प्रैक्टिकल किए थे तब हम प्रिज्म के लिए कुछ इस तरह से कहते थे कि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाते हैं पहले डेल कम होता है और फिर वापस बढ़ता है। वही तो है ये, डेल पहले कम हुआ फिर बढ़ा। थ्योरी के अंदर भी कुछ इस तरह से इस ग्राफ को पढ़ा था। यहाँ इसको थोड़ा सा यूं डैश डैश लगा के और यहाँ लिख दिया था हमने डेल एम। वही तो है। तो ये कह रहा है प्रिज्म के लिए आई और डेल के बीच में ग्राफ बताओ। आई और डेल के बीच में बन गया ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 13 14। एक अपने पास क्या है, तरंगागर है, उनमें 2 बिंदुओं के बीच में कलांतर बताओ। फेज डिफरेंस बताओ किसमें? वेव फ्रंट में। वेव फ्रंट का मतलब क्या है? वेव फ्रंट का मतलब ये एक वेव जा रही है, तो इन सब के बीच में एंगल कितना है बताओ? एंगल है ही नहीं इनके सबके बीच में, ये तो एक साथ जा रहे हैं एक साथ आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री। हाँ, मेरे पास 4 क्या है? 4 है मेटल। मेटल बोले तो धातु। क्या क्या नाम है? PQRS। और उनके लिए कार्यफलन, कार्यफलन बोले तो वर्क फंक्शन, इसको W0 और फाई दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कुछ इस तरह से है। मिनिमम दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला होता था W = H µ0। इसका मतलब जिसके लिए W की वैल्यू सबसे कम उसके लिए µ0 की वैल्यू भी सबसे कम। और यहां अगर मैं देखूं तो मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरह की है, 2.3, 3.2, 4.25 और 5.14। इसका मतलब सबसे कम, क्या बात हुई? सबसे कम जो वैल्यू थी वो किसके लिए है? 2.3। और 2.3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? P को। तो उसका मतलब सबसे कम µ0 की वैल्यू है P के लिए, जिसका W कम, क्योंकि W = H µ0। µ0 सीधा W पे डिपेंड कर रहा है, जिसका W कम उसका µ0 भी कम। सिंपल। नेक्स्ट, ये भी मैं अभी देख के आया हूं, गलत है बहुत जगह पे, बड़े बड़े चैनल्स पे। तो देख के क्यों आए हो आप? देख के तो मैं इसलिए आया था कि मेरे को अलग अलग एरिया से ये भी पता चले कि पेपर का लेवल कैसा आया है। सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स या मेरे पड़ोसी स्कूल के स्टूडेंट्स का देखने से ये अंदाजा नहीं पड़ता पेपर का लेवल कैसा आया है, बट ऑल इंडिया का या राजस्थान का जब देखते हैं अपन तो पता चल जाता है कि पेपर कैसा आया होगा। हाँ, गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग जो था, मतलब रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, सिंपल सी बात है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव जो सोर्स था, रेडियो एक्टिव स्रोत, वो क्या था? बहुत सारे लोगों ने यूरेनियम को रिकमेंड कर रखा है, बट रियल में रिकमेंड नहीं होता यूरेनियम। वहां पे अपने पास कौन आता था? वहां पे आता था अपने पास बिस्मिथ। याद रखना हमेशा,
वैसे जो डायग्राम बनाया जाता था उस डायग्राम के अंदर कुछ यहां इस तरह से अपन दिखाते भी थे। यहां पे कुछ ऐसे करके और यहां लिखते थे हम शोर्स बिस्मिथ, वही है ये। तो यूरेनियम नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा। ताप नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक ताप कितना होना चाहिए? देखो अपने पास न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 10 का पावर 8 केल्विन। और आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन वापस है, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पास 3 अलग अलग मटेरियल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कार्बन, एक दे रखा है सिलिकॉन और एक दे रखा है जर्मेनियम। और हमें क्या कहा गया? हमें कहा गया कि उनके लिए जो एनर्जी बैंड है, उनके बीच का जो गैप है वो कितना है? E1 किसके लिए? कार्बन के लिए। E2 किसके लिए? सिल्वर के लिए। और E3 किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। हमें कहा गया है सही रिलेशन कौन सा होगा। तो देखो कार्बन जो होता था वो होता था क्या? कुचालक, बोले तो इंसुलेटर। इंसुलेटर की जो वैल्यू होती थी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती थी, और वैसे इसकी वैल्यू 5.8 के आसपास होती है। ओके, सिलिकॉन की कितनी होती थी? डेल्टा Eg की वैल्यू 1.1, और जर्मेनियम के लिए कितनी होती थी? 0.7। तो इसका मतलब ये तो बड़ा आसान हो गया, तीनों ही कुछ इस तरह से आ जाएंगे, कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन उससे कम, जर्मेनियम सबसे कम। और आगे बढ़ते हैं, है क्या इसमें? है, देखो तो जरा, फिल इन द ब्लैंक्स। वह अधिकतम क्षेत्र जिसे कोई परावैद्युत माध्यम बिना भंजन के सहन कर सकता है। इसका मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि बिना टूटे और किसी ऑब्जेक्ट से, और स्ट्रेंथ चेक करनी है, टूटे उससे पहले उसका कहां से लिखा हुआ है? माध्यम जिसमें भंजन सहन कर सकता है। सहन करने का मतलब क्या है? उसकी ताकत। और उसकी ताकत को हमने क्या लिखा था? उसकी ताकत को हमने लिखा था डाई इलेक्ट्रिक, भाई मीडियम डाई इलेक्ट्रिक है। और उसकी ताकत बोले तो स्ट्रेंथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसे कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हाँ, हिंदी में देखना चाहें तो परावैद्युतांक। ठीक है, नेक्स्ट। पूरे पेपर में सबसे इजी जो क्वेश्चन आया वो आई थिंक यही था। हमें पता है कि यहाँ पे करंट पूछ रखा था, इधर से चलने स्टार्ट हुए, और किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता था? जैसे ही 2 करंट आ जाते हैं तो यहाँ दोनों मिक्स होके जुड़ जाते हैं। इसका मतलब 3.1 और 4.2 दोनों को ऐड करो, 4 3 7, 7.3। 7.3 में से 5 बाहर चले गए, तो फिर यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 2.2। सही कर रहा हूं मैं? 3 और 2 ऐड होकर कितने बने? 7, 1 और 2 7.3। 7.3 में से 5.2 हटा दो, 7 में से 5 हटाए तो 2, और 3 में से 1 हटाए तो 2। ओके, 2.2 में से 1.2 को और बाहर निकाल दो, तो 2.2 में से 1.2 को हटा दिया तो ये कितना बचेगा? 1.0 एम्पियर बचेगा। सिंपल, ठीक है भाई। फिल इन द ब्लैंक में इस तरह का क्वेश्चन कौन देता है? कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। बाकी अच्छा उठाया है, पेपर का लेवल होना भी चाहिए। किसी वोल्टमीटर में विक्षेप प्रति एकांक वोल्टता को क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि विक्षेप बोले तो फाई डिफ्लेक्शन, और अपॉन में क्या है? पर यूनिट वोल्टेज। पर यूनिट वोल्टेज को क्या कह सकते हो आप? क्या कह सकते हो, बताओगे? एक और भी था ना ऐसे कुछ, एक और भी था, फाई अपॉन, एक तो आई था और एक फाई अपॉन क्या था? वी था। एक तो होता था वोल्टता के लिए और एक होता था धारा के लिए। कहते क्या थे इनको? ये तो होता था वोल्टता सुग्राहिता, और ये होती थी धारा सुग्राहिता। बात खत्म। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताएगी? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसके इस जगह पे जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो किसको बताएगी? इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन को बताएगी, बोले तो दिशा। ठीक है। लेंज के नियम में क्या संरक्षित रहता था? कंजर्व क्या रहता था लेंज लॉ के अंदर? तो लेंज लॉ के अंदर कंजर्व रहता था उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी। विस्थापन धारा के बारे में किसने बताया था? तो देखो, विस्थापन धारा के बारे में रियल में किसने बताया था?
तो विस्थापन धारा बोले तो आईडी, और आईडी का मतलब क्या था कि पहले से जो करंट बह रहा था वो कैपेसिटर के बीच में नहीं होता। ये सारी बातें बताई थी मैक्सवेल ने, सिंपल। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगर अपन नेक्स्ट पेज पे जाएं तो नेक्स्ट पेज के ऊपर आता है अपने पास 1.52 अपवर्तनांक वाले कांच के एक लेंस में किसी द्रव को भरा हुआ है। सिंपल सी बात, मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैंने क्या रख रखा है, कोई लिक्विड रख रखा है, और ये कह रहा है उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, नहीं, ये कह रहा है कि उस कांच के ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.52। तो बताओ वो जो अंदर लिक्विड भरा हुआ था उसका कितना होगा। अगर अगर अदृश्य रखना है तो अगर अंदर का और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा हो जाए, अपवर्तनांक एक जैसा हो जाए, तो सब कुछ धुंधला हो जाता है, इसका मतलब सेम होगा, सिंपल। आगे बढ़े। जल के पृष्ठ पर किसी समय जल के अणुओं का निस्पंदी रेखाओं पर विस्थापन। देखो वैसे तो अपने पास इनको सरफेस टेंशन से आप समझ सकते थे, लेकिन अगर इतना टाइम नहीं हो तो सिंपल सा आप यहां पहुंच जाओ। निस्पंदी रेखाएं, निस्पंद बोले तो नोड, अगर ये नोडल के बजाय नोड लिख देता तो बहुत सारे बच्चे सही कर देते। प्रस्पंद और निस्पंद। प्रस्पंद कहां होता था, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण में। कहां, सॉरी, व्यतिकरण दो टाइप का होता था, संपोषी और विनाशी, सही बात है ना। तो जो फर्स्ट होता था उसके अंदर तो चमकीला दिखता था, और जो दूसरा वाला होता था विनाशी, डिस्ट्रक्टिव, उसके अंदर अंधेरा दिखता था। और अंधेरा दिखता था इसका मतलब विस्थापन कितना होगा, 0। और वैसे भी ये तो एक ट्रिक होती है कि जहां आपको कुछ समझ में नहीं आए, बेसिकली हमेशा वहां आंसर 0 या 90 डिग्री ही होता है। यहां 0 आएगा, 90 डिग्री नहीं आएगा। यदि किसी फोटोन का तरंग दैर्ध्य आधा कर दिया जाए तो आवृत्ति कितनी होगी। आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में फॉर्मूला कितना होता था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति 2 गुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन फिर आ गया। 0.10 kg की एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, और उसकी स्पीड दे रखी है अगले ने 10 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सीधा पी नहीं दे रखा, एमवी दे रखा है। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और अपॉन में क्या है, उसका मास कितना है, 0.10, और उसकी वेलोसिटी, वेग कितना है, 10। ठीक है, अगर हम सोल्व करना चाहें तो क्या लगता है कितना आएगा ये, यहां से अगर मैं 0.10 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा भैया, एक पॉइंट अभी बच जाएगा, तो पॉइंट बचेगा तो फिर इसको हटाते हैं। पॉइंट हटाया तो अपॉन में कितने आए, अपॉन में आए 100। 100 आने के बाद, अरे ये तो सेम ही बात हो गई ना, 100 से 100 कच गए तो सेम बात आ गई, 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्ति में दीजिए। बड़ा आसान हो गया। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रजिस्टिविटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर कॉपर। इसके 2 आंसर सही है। सबसे पहले बात आती है कॉपर क्या होता है। कॉपर बोले तो मेटल या नॉन मेटल, तो कॉपर का मतलब होता है मेटल। मेटल बोले तो धातु, और अगर अपन धातु की बात करें तो मुझे पता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रजिस्टिविटी बढ़ेगी, और अगर दोनों चीजें बढ़ती हैं तो ये ग्राफ भी सही है। लेकिन अगर आपने ये ग्राफ पढ़ा है इसकी जगह पे तो ये ज्यादा सही है। गलत इसको भी कोई नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में एक को बढ़ाने पे दूसरा बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर दोनों सही है। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। करंट डेंसिटी कितनी होती है। धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं एकांक क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा घनत्व होता है। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। और आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग देखता हूं, ज्यादा तो नहीं हो गया ना। टाइमिंग 24। ओह कोई ज्यादा नहीं है। यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व हो तो गाउस का नियम क्या होता। देखो सबसे पहली बात तो ये कि मैग्नेट के अंदर एकल डाइपोल या एकल ध्रुव, एकल पोल ही बोल सकते हैं अपन, है ना, नहीं होता। अगर पोल नहीं होता तो उसका क्या मतलब है, अभी गाउस ने ये लो दे रखा था अपने को, क्या
बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। लेकिन वो कह रहा है कि अगर सिंगल ध्रुव सिंगल पोल हो तो फिर पहले आप इलेक्ट्रिक से कंपैरिजन करो। इलेक्ट्रिक की क्या वैल्यू होती थी? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर वो कहे कि सर ये 0 नहीं है, आप तो मान लो कि सिंगल पोल है, तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो इसमें तो होते थे चार्ज, आवेश। इसमें क्या होता है? इसमें मैग्नेट के दोनों साइड होता था स्मॉल m, पोल की कैपेसिटी, इसका मतलब स्मॉल m पोलर स्ट्रेंथ, अपोन में है एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट वो होगा। ठीक है, m h और b के बीच में रिलेशन ये तो सिंपल सा था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h प्लस आई। हाँ, कुछ ऐसी बुकें भी हैं जिन्होंने और जो इंटेंसिटी थी उसको किससे लिख दिया? h से। क्षेत्र को किससे लिख दिया? b से। और चुंबकन को किससे लिख दिया? m से। तो फिर क्या बन जाएगा? ये h प्लस m बन जाएगा। बात तो सेम ही है। ये बन जाएगा अपने पास h प्लस m, क्योंकि उन्होंने I से वर्ड यूज में नहीं लिया। बात इतनी है। नेक्स्ट आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ये तो सबको ही पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको बोलते हैं? जब किसी एक कोइल में क्या करते हैं अपन? फ्लक्स में चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से एक नया करंट बनता है, और उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंग का डायग्राम बनाओ। एक, दो, ये कुछ ऐसे थी, ये कुछ ऐसे थी। एक एक और बनाना चाहो तो एक एक और बना दो। फिर ये नीचे आ गई थी, ये इधर खिसक गई थी। यही होता है। स्कोर चाहो तो और बढ़ा दो, नहीं तो इतना काफी था। प्रकाश के विवर्तन को आप क्या समझते हो? डिफ्रैक्शन के बारे में आप क्या समझते हो? किसी भी किनारे पे मान लो यहां से सामने से एक लाइट आती, तो वो लाइट इस किनारे पे जैसे ही टकराती वो फैल जाती। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, विवर्तन। नेक्स्ट, ये है मेरे पास एक धातु, एक मेटल, और उसका कार्य फलन दे रखा है। फिर से वही बात, W नोट दे रखा है, कितना? 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसके काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बताइए? रियल में वो एनर्जी इन दोनों के ऐड के इक्वली तो होती थी। मैक्सवेल सॉरी आइंस्टीन ने क्या कहा था? आइंस्टीन ने कहा था E इज इक्वल टू W नोट प्लस के मैक्सिमम। उसका मतलब दोनों ऐड हो जाते, तो 4.5 प्लस 1.5 दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फिर वैल्यू जो 6 आएगी वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होगी। इतना ही तो है। हाँ, उत्सर्जन रेखिक स्पेक्ट्रम को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एमिशन लाइट स्पेक्ट्रम। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता था, तो वो क्या करता था? वो एनर्जी क्या बोलते हैं उनको? गामा वेव्स को एमिट करता था, गामा वेव को बाहर उत्सर्जित करता था, और उसके लिए एनर्जी कितनी होती थी? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। और वो कहां कहां आता था? उसके अकॉर्डिंग 5 अलग अलग स्पेक्ट्रम बने थे, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो सिंपल सी बात है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोले तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है, तो क्या करता है? वो अपने खुद के स्पेक्ट्रम बनाता है, उन्हीं को बोलते हैं रेखिक स्पेक्ट्रम। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जबकि बंधन ऊर्जा इतनी होगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है? बाइंडिंग एनर्जी के अपॉन में लग जाता था A। अब अपने को पता है ZXA, इसका मतलब A है 16, और बाइंडिंग एनर्जी तो पहले से लिखी पड़ी है 128। जैसे ही आप 16 का डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी वो आप देख सकते हो। कितनी आएगी भाई? मेरे को तो 16 का देखो डिवाइड डायरेक्ट होता नहीं है, 4 से कर लें क्या? 4 4 जा 16, और इधर देखें तो 4 लग जाता है हमारे, तो 4 4 4 4 3 जा, और 4 2 जा। आगे कितना बचेगा? 8 ही आएगा। तो फिर सिंपल, इजी था, बस डिवाइड करना आना चाहिए मेरे जैसों को जो नहीं आता।
ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वो कोई ज़्यादा परेशान नहीं करते कभी भी बच्चों को। मेन परेशानी जो होती है वो छोटे क्वेश्चंस पे ही होती है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो यूं की यूं उठा के यहाँ डाल दिए जाते हैं, बनाने वाले भी मेहनत नहीं करते, इसीलिए परेशानी होती है। लेवल जो था वो बहुत बढ़िया है पेपर का। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके 90 प्लस जा रहे हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। 10 माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोफेरेड, दो तो जोड़ दिए उन्होंने समांतर पैरेलल में, और उसके बाद एक जोड़ दिया उन्होंने सीरीज बोले तो श्रेणी में। और वो कह रहा है कि टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 15। तो x की वैल्यू बताइए। सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं, और टोटल निकाल के उसको कितना बोल देते हैं, 15 बोल देते हैं। ये दोनों किसमें है भाई, ये दोनों जो हैं, थोड़ी सी जगह मिल गई, ये जो दोनों हैं ये अपने पास हैं पैरेलल समांतर में। और जब समांतर में मैंने सोल्व किया तो मेरे को पता है 10 को 10 से डायरेक्ट ऐड हो जाता है और ये बन जाते हैं 20। और यहाँ पे कितना पड़ा है, यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी थी वो है x। ठीक है, दोनों ही अब आ गए सीरीज में, श्रेणी में। कैसे सोल्व करूं, 1/c इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/x। और उसने क्या कहा था, टोटल वैल्यू कितनी है 15। तो अगली लाइन में मैं c की जगह क्या लिख देता हूं, 1/15 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/x। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/15 माइनस 1/20। सोल्व कैसे किया जाए इसको देखते हैं। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा 15 और 20 के बीच में, दोनों का डिवाइड किस में जाए, 60 में चला जाएगा। तो 15 60 में डिवाइड दिया तो 4 टाइम, और 20 का 60 में दूं तो 3 टाइम। तो उसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 1/60 इज इक्वल टू 1/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। हाँ, जो यूनिट थी वो अपनी जगह बरकरार रहेगी, यूनिट सारी है माइक्रोफेरेड, तो फिर जो आंसर आएंगे वो भी माइक्रोफेरेड में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया इस बार। उसने कहा कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व है, बोले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो कितना है 2 हेनरी। और टाइम जो है वो कितना है, टाइम है अपने पास 0.1 सेकेंड। ओके, करंट कहां से कहां पहुंच गया, करंट 0 पे था और 15 एम्पियर पे चला गया। इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 0, 15 पूरी रह गई। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। देखो बहुत सारे बच्चे क्या किए, जो प्रीवियस ईयर 2-3 बार क्वेश्चन आ गया उसी के अंदर उलझे रह गए। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, या फिर हो सकता है थोड़ा और आगे बढ़े तो आपने L भी चेंज कर लिया हो M में, लेकिन यहां से तो E निकलेगा, इसलिए T चाहिए। मेरे को इन सब की जरूरत ही नहीं थी, सीधा फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई की वैल्यू MI, M कितना 2 और I कितना 15 आ गया आंसर 30। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। वाटहीन धारा किसे कहते हैं और शक्ति गुणांक पावर फैक्टर किसे कहते हैं। वाटहीन का मतलब क्या है, जिसके अंदर पावर कंज्यूम कितना हो 0, उसको बोलते हैं वाटहीन। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, मतलब कोस फाई किसको बोलते हैं, कोस फाई होता था R/Z। इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्रतिरोध और जो इंपिडेंस होता है उन दोनों का जो अनुपात होता है रेशियो, उसी को बोलते हैं शक्ति गुणांक। कुछ रह तो नहीं गया पीछे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बस अब टाइम नहीं लगेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR को क्या करो, TIR को डिफाइन करो। TIR क्या होता था, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे जा सकती थी लेकिन फिर भी अपने मीडियम में वापस आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसका एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो इस तरह की जो घटना, इस तरह की जो फेनोमेना होती है उसको बोलते हैं TIR। और कोई एक घटना का नाम बताइए, ऑप्टिकल फाइबर रहा ना। फिर आता है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के लिए स्नेल के नियम को व्युत्पन्न करो। अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या होता था, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 डेराइव करना था।
पोलरॉइड किसको बोलते हैं, इसके कोई दो उपयोग बताइए। सिंपल सी बात थी, जो अपनी लाइट को फिल्टर करता था वो पोलरॉइड होता था, और दो उपयोग चाहिए। तो एक तो अपने पास जो फ्लैश पड़ता है गाड़ियों के अंदर उनके शीशों पे लगाया जाता है, और एक हमारे जो चश्मे होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता था कि फ्लैश ना पड़े। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या क्यों नहीं की जा सकती, कोई दो कारण बताइए। देखो ये क्वेश्चन 2000 एग्जैक्ट तो मुझे नहीं ध्यान है, बट 18, 19 या 20 के आसपास रिपीटेड क्वेश्चन यूं की यूं है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है ये। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो था वो ये कहता था कि जो करंट बनता है वो सीधा इंटेंसिटी की वजह से बढ़ता है, बट ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए तो अपने को क्या चाहिए, उसके लिए अपने को चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवर्ती। एक तो ये गलती थी। दूसरी क्या थी, वो कहता था कि लाइट के आने और जाने के बीच में गैप होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे ही फोटोन गिरते हैं वैसे ही करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। उन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप होता है वो कितना होता है, 10⁻⁹ सेकंड। यही था। डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के अभिगृहित की व्याख्या कीजिए। L = नहीं होता था, mvr = nh/2π। इसको क्या करना था, अपने को डराइव करना था। समभारिक किसको बोलते हैं, आइसोबार किसको बोलते हैं। ये ZXA के अंदर इस तरह के जो अपने पास एलिमेंट्स होते थे, इस तरह के जो अपने पास नाभिक होते थे जिनके अंदर A सेम हो, उन्हीं को बोलते थे अपन समभारिक, बोले तो आइसोबार। और नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी। ये यहाँ कुछ नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये बच्चे का पेपर का है कुछ। रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो जब भी अपन ने कहा था किसी एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं, वो रेडियो एक्टिविटी होती थी। हाँ ये देखो, आरसी परिपथ में कालांक किसे कहते हैं। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली उसने। देखो याद करो, वैसे तो देखो बच्चे ने कार्रवाई भी की है और कुछ हद तक वो सही गया था। एक बार ध्यान दो, मैंने वैसे अपने यहाँ पे डायमेंशन पढ़ा रखी हैं और अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा नहीं सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट के 2 मिनट में देखना, मैंने एक अलग से लिखा है ट्रिक। और ट्रिक में मैंने कहा है कि जो टी होता है टाइम, उसका डायमेंशन, उसकी विमा किस किस के बराबर होती है। मैंने पर्सनली ट्रिक लगा के लिखा है, आप चाहो तो देख लेना। और बाकी मेरे को किसी भी यूट्यूब पे या किसी भी नोट्स में दिखा दो, स्कूल में मैं मान जाऊंगा कि तुम लोगों को इसकी वैल्यू लिखवा रखी हो। टी की वैल्यू कितनी होती थी वहां, मैंने बताया था एक तो √LC, 3 होते थे ये, LCR। मैंने ऐसा कुछ बताया था कि √LC के बराबर, और आगे बढ़ गए थे, और आगे बढ़ गए थे तो L/R के बराबर, और आगे बढ़ गए तो CR के बराबर। ये तीनों के तीनों क्या होते थे अपने पास, इनका टाइम सेम होता था। और हमें भी यही कह रहा है कि RC सर्किट के अंदर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, CR हो गई। अच्छा और आगे बढ़े। हाँ साथ में क्या कह रहा है, साथ में कह रहा है RC फिल्टर लगा दो, किसके साथ, फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम ध्यान है, फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम यही बना लेता हूं मैं। ये अपने पास एक रेक्टिफायर, इसके आगे क्या करना था आपको, इसके आगे पैरेलल में 2 ऐड कर देने हैं। किसको, एक तो R को और एक C को। ये तो रहा R और ये रहा C, बस यही तो डायग्राम था, सिंपल। इसका मतलब आप फुल वेव रेक्टिफायर भी बना के आ गए तो आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरे नहीं मिलेंगे बट एक विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके एक्सिस पे, इसके अक्ष पे वैल्यू कितनी होगी, तो इसके अक्ष पे वैल्यू होगी 2kp/r³। ऐसा कुछ करके अपन ने डायग्राम बनाया था वहां पे। ये -q, ये +q, और ये जो बीच की दूरी होती थी 2a, इससे कितनी दूरी पे, r डिस्टेंस पे p रखा था, और फिर कंपोनेंट बनाए थे, वो यही। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अपने पास एक प्लेट है, प्लेट के कारण सिद्ध करो कि जो E होता है वो दूरी पे निर्भर नहीं करता बिल्कुल। E की वैल्यू कितनी होती थी, σ/2ε0। और अगर अपने पास जो प्लेट है, चलो काफी था इतना भी, यहां से भी सीधी वैल्यू आ रही है कि E जो है वो R पे डिपेंड नहीं करता, बात हुई खत्म। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, LCR सर्किट के अंदर Z बोले तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला √R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ओके दूसरा जो था वो ट्रांसफॉर्मर के लिए था। ट्रांसफॉर्मर में कुंडलियों में फेरों की संख्या और धारा के बीच में क्या फॉर्मूला होता है, देखो ऐसा कुछ था कि V2/V1 = N2/N1, लेकिन I2/I1। इसका मतलब ये रहा करंट और फेरों की संख्या के बीच में रिलेशन।
नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते थे, और इनके लिए एनर्जी बैंड पूछ रखा है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते थे, एक वो जिनमें इम्प्योरिटी मिली होती है, एक वो जिनमें इम्प्योरिटी नहीं मिली होती। इम्प्योरिटी मिलती है एक्सट्रिंसिक में, इम्प्योरिटी बोले तो अशुद्धि, और इंट्रिंसिक होते थे प्योर, खत्म। रही बात बैंड ग्राफ की, तो बैंड ग्राफ बड़ा आसान सा होता था, कुछ इस तरह से करके एन टाइप के लिए एक यहाँ और ये डैश डैश, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्या, एक और है। पीएन संधि के अंदर एक तो क्या पूछ रखा है मेरे से, हास क्षेत्र बोले तो डिफ्लेक्शन रीजन, एक ऐसा रीजन जिसके अंदर क्या नहीं होता, जिसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और एक बैरियर पोटेंशियल, ऐसा विभव, ऐसा रोधी का विभव जो क्या करते थे, जो संधि के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल को नहीं आने देते थे, उसे वोल्टेज को बोलते थे अपन बैरियर पोटेंशियल। लास्ट, सेकंड लास्ट, बायो सावर्त का नियम क्या होता था, सदिश रूप लिखिए, और अपने पास एक लूप है, उस लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। बायो सावर्त का नियम क्या होता था भाई, बायो सावर्त का नियम कुछ इस तरह से होता था, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और अगर लूप की बात आ जाए तो वो वाला डायग्राम था, मतलब इसके लिए यहां जा रहा था और इसके लिए यहां जा रहा था, इसके भी कंपोनेंट बन गए थे, इसके भी कंपोनेंट बन गए थे, ये दोनों थीटा थे, कुछ इस तरह से ये वाला था। हाँ, एम्पियर का नियम है, फिर से तार के लिए दे रखा है, कोई दिक्कत भी नहीं है इसके अंदर, तो वैसे पिछली साल भी सेम क्वेश्चन शायद रिपीट था। लेंस पावर किसको बोलते हैं, P इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब जो अपने पास क्या आया, अपने पास जो रे आई, अपने पास जो किरण आई, उनको इकट्ठा करने या दूर फैलाने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं लेंस पावर। F और R के बीच में रिलेशन डराइव करना था बस, कितना होता है, जो F की वैल्यू होती है, F की वैल्यू वो R की आधी होती थी, R का आधा कर दो F हो जाएगा, फिर 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं उसको। नेक्स्ट, इसी के अंदर दूसरा पूछ रखा है, आवर्धन क्षमता किसको बोलते हैं, मतलब M कितना होता है। और सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए तो सीधा ही था कि यदि प्रतिबिंब कहाँ बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे, MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ऐसे करके मैंने और अलग से वन शॉट डाल रखा है इसका, चाहो तो मिला सकते हो। ये था अपना पेपर। इस पेपर के एनालिसिस से इतना ही समझ में आया है कि बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 56 मार्क्स के अंदर से 45 प्लस ला रहे हो, इसका मतलब आप अपने एरिया में, अपने स्कूल में नहीं, अपने एरिया में दी बेस्ट बच्चों में एक हो। अभी आपके पास जो और पेपर बचे हैं उनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है तो उसका मतलब ये भी है कि जो मार्किंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। हाँ, इतना हार्ड भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा पैटर्न जो था उसको चेंज कर दिया अगलों ने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम डाले। हाँ, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज था, हमने हमारे YouTube के ऊपर जहां तक जिस टॉपिक तक वीडियोस डाले हैं उन टॉपिकों के अंदर से एग्जैक्ट यों के यों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो बच्चे 12th पास आउट हो चुके वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम यहाँ पे अलग से और भी सीरीज चालू करेंगे, जैसे डिफेंस के लिए अलग से आपको वीडियोस प्लेलिस्ट मिलेगी, जेई और निट के लिए एक मिक्स अलग से सीरीज मिलेगी, प्लस 11th और 12th के चैप्टर वाइज जो टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो अलग से मिलेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अपने चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब अभी कीजिए। थैंक यू।